और तो बच्चों आज सभी बच्चों को नमस्कार। आज कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो हमारी बदलती पृथ्वी में देखें, हमारी बदलती पृथ्वी स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। जी सर। इस गति के कारण पृथ्वी की स्तर पर प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हाँक होती है। ज्वालामुखी प्रकृति पर खुला एक ऐसा सूत्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूप्रकृति के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक वायु होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से
भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, मुख्य स्थलाकृतियां देखिए। अपक्षय एवं अपादन नामक दो, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा लगातार विकसित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे भविष्य विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, अब आता है बच्चों नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली धरती में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। नदी के कार्य, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्ग लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते या वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब आता है समुद्री तरंग के कारण। समुद्री तरंग के कार्य क्या कार्य होते हैं? समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है।
समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनकी समुद्री गुफा, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे जिससे श्रेया गौतम आवाज आ रही है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार पर्वत छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बनती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को टाइप करती हैं। समुद्री जल के ऊपर हुए नीचे शैली के तटों को समुद्र गर्भ कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर आसान जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब आता है बच्चों हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा निमानी नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलार्ध की मिट्टी और पत्थरों को आकर्षित कर देती है। ये गोलार्ध की मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का आवर्धन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ गलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद विमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य, पवन के क्या कार्य हैं? क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एक एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं स्टील से विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर ये अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव होता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू डिब्बा कहते हैं। जब बालू कण जमीन में होते हैं तो वायु उनको उठाकर अधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लोयस, लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसमें सर्वप्रथम हम बताते हैं कि आपको सबसे पहले इसमें देखना है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियों में देखें, पृथ्वी की गतियां अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। इसमें होगा अंतर्जनित बल, अंतर्जनित बल, अंतर्जनित अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल हो गया ये। दूसरा है वायु जनित बल।
बहिर्जनित बहिर्जनित फल अंतर्जनित बल बहिर्जनित बल अंतर्जनित बल बहिर्जनित बल इसके बाद आता है आकस्मिक बल आकस्मिक आकस्मिक बल आकस्मिक बल और विरूपण बल। हेलो सर, आवाज नहीं पहुंच रही, बताओ कैसे वही कर चालू करिए दवाई हमारी तरफ से काटती विरूपण बल। इसके बाद आपका गणित के आपात और विक्षेपण ये क्या है? मशीन तेरे घर पर है। चला रहा है ये मशीन उठा कर और विक्षेपण। इसके बाद आपका आवाज नहीं है कहने रख दे रही मैं पढ़ लूंगी नट में ये तुझे समझ में आ रहा तो हमको मैं जितना लिखना था उसने मैं वो कर लिया हूँ। हाँ कर ली आकस्मिक बल और इसके बाद आता है भूकंप। भूकंप और पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल निर्माणकारी बल। भूकंप पर्वत निर्माणकारी बल ज्वालामुखी 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 भूस्खलन
भूस्खलन, भूस्खलन हो गया, भूस्खलन और निक्षेपण हो गया, पर्वत निर्माण कार्य बंद हो गया और नदी बहता जल, नदी बहता जल, नदी बहता जल, पवन, पवन, हाँ पवन हो गया, पवन के बाद आता है शुद्धिकरण, तरंग, समुद्री तरंग आ गया, समुद्री तरंग के बाद हिमनद, 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 ये हो गया पृथ्वी की गतियां, ये आपका हो गया पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां हो गया। अब आता है इससे जी सर, प्रश्नोत्तर आएंगे आपके, प्रश्नोत्तर में देखें प्लेटें क्यों घूमती हैं, प्रश्न था, प्लेटें प्लेटें क्यों घूमती है, प्लेटें क्यों घूमती है, प्लेटें क्यों घूमती हैं, उत्तर में देखें बच्चों, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब आता है बच्चों
आश्चर्य होगा आपको यह ज्ञान आश्चर्य होगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा हमेशा ये प्लेट हमेशा आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा बीवी से चार हमेशा बीवी गति के चार बीवी गति से ये प्लेट हमेशा बीवी से चार घूमती रहती है, घूमती रहती है। घूमती रहती है प्रत्येक वर्ष केवल प्रत्येक वर्ष केवल प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग कुछ मिलीमीटर मिलीमीटर के लगभग कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पिघले हुए कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली पिघले हुए मैग्मा में होने वाली कुछ मिलीमीटर पृथ्वी के अंदर मैग्मा में होने वाली मैग्मा में होने वाली के कारण ऐसा होने वाली कारण ऐसा होता है। ये हो गया आपका प्लेटें क्यों घूमती है। प्लेटें क्यों घूमती है तो इसका आया स्थल मंडल प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। आप ये जानना होगा कि ये प्लेट हमेशा गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। अब आता है आपका बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है।
10 नंबर का होना था बहिर्जनित 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 एवं अंतर्जनित एवं अंतर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? बल क्या है? ये प्रश्न है आपका। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? मतलब उत्तर में देखिए बच्चों, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो बल पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक भाग में, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, भाग में घटित होते हैं, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। उन्हें अंतर्जनित उन्हें अंतर्जनित बल एवं एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। हाँ, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एवं एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा है एवं जो बल पृथ्वी की एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल होते हैं। उन्हें बहिर्जनित बल उसमें उन्हें बहिर्जनित बल
उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। इस तरह से बच्चों ये आपका कोर्स पूरा हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।